गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी ऑनलाइन स्टडीज को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में पाठ 7 चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने बहुत से वैज्ञानिकों का नाम सुना है ना, जगदीश चंद्र बसु, न्यूटन, जेम्स वॉट, जिन्होंने अपने अपने कार्यों के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी का नाम भी आपने सुना है ना। उनको हम किस नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तो आइए हेल्पिंग बॉक्स से शुरू करते हैं और सब बच्चे मेरे साथ बुक्स खोलकर पढ़ेंगे, ठीक है। प्रस्तुत पाठ सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन चरित्र पर आधारित है। अपने अथक परिश्रम, लगन तथा सूझबूझ से उन्होंने किस प्रकार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, आओ इस पाठ में पढ़ें। तो बच्चों, अथक परिश्रम मतलब लगातार मेहनत, सूझबूझ मतलब जानकारी। तो बच्चों, ये पाठ चंद्रशेखर जी के जीवन पर आधारित है कि कैसे चंद्रशेखर जी ने बिना थके हुए लगातार मेहनत, अपनी समझदारी तथा रुचि से कैसे इस नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया। नोबेल पुरस्कार, बच्चों आप सोच रहे होंगे ये नोबेल पुरस्कार क्या होता है। बच्चों, नोबेल पुरस्कार एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर है, जो विज्ञान के क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने पर दिया जाता है। चलिए आइए अब पाठ को शुरू करते हैं और सब बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। सन 1930 में एक भारतीय वैज्ञानिक अपनी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों के कारण भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सका और संपूर्ण संसार के वैज्ञानिकों द्वारा सम्मानित हुआ। सम्मानित मतलब जिसका सम्मान किया जा सके। तो बच्चों, इस भारतीय वैज्ञानिक ने अपनी महत्वपूर्ण खोजों द्वारा यानी कि अपने इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस के द्वारा भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में सन 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके संसार के संपूर्ण वैज्ञानिकों के द्वारा इज्जत प्राप्त की। विज्ञान जगत में गौरव प्राप्त कर भारतीयों का मस्तक ऊंचा करने वाला भारत का ये सपूत था चंद्रशेखर वेंकट रमन। मस्तक बच्चों सर, सपूत मतलब अच्छा पुत्र। तो बच्चों, साइंस की दुनिया में हमारे भारत के पुत्र ने हम सब भारतीयों का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। अब जानते हैं कि इस महान वैज्ञानिक का जन्म कब और कहाँ हुआ। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म दक्षिण भारत में त्रिचुनापल्ली नगर में 7 नवंबर 1888 में हुआ था। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एक साधारण हैसियत के आदमी थे। तो बच्चों, इस महान वैज्ञानिक का जन्म 7 नवंबर 1888 में त्रिचुनापल्ली में चंद्रशेखर अय्यर के घर में हुआ था, जो एक साधारण से आदमी थे। रमन बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। प्रतिभाशाली मतलब बहुत ही बुद्धिमान थे। शरीर तो उनका बहुत दुबला पतला था, किंतु बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। मतलब वो शरीर से तो बहुत ही दुबले पतले से लगते थे, लेकिन उनकी बुद्धि तीक्ष्ण मतलब तेज थी। उन्होंने केवल 13 वर्ष की अवस्था में वॉल्टेयर से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। कितनी वर्ष की अवस्था में बच्चों? 13 वर्ष की अवस्था में। और कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है बच्चों? 12th क्लास। इतनी सी उम्र में
उन्होंने 12th क्लास पास कर लिया। तो कितनी बड़ी बात है बच्चों, है ना ये एक बड़ी बात। इसके बाद वे मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट मतलब दाखिला लिया। उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी प्रखर प्रतिभा के कारण थोड़े ही दिनों में शिक्षकों के स्नेह पात्र हो गए। उन्हें बचपन से ही विज्ञान से प्रेम था। प्रखर बच्चों तेज, स्नेह पात्र मतलब प्रिय हो गए। तो अपनी तेज प्रतिभा के कारण, तेज बुद्धि के कारण वे थोड़े ही दिनों में सभी शिक्षकों के प्रिय हो गए। उन्हें बचपन से ही विज्ञान में इंटरेस्ट था। एमएससी में उन्होंने अपना प्रिय विषय भौतिक विज्ञान ही लिया। एमएससी क्या होता है बच्चों? एमएससी वो होता है किसी एक विषय में जब हम विशेष अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एमएससी। तो एमएससी में उन्होंने अपना प्रिय सब्जेक्ट क्या लिया? फिजिक्स को लिया। एक दिन एक सहपाठी ने भौतिक विज्ञान की एक समस्या अपने अध्यापक के सम्मुख रखी, जिसका हल वे ना बता सके। बच्चों एक दिन पता है क्या हुआ? एक दिन एक बच्चे ने अपनी कक्षा में, आप लोग भी क्लास में क्वेश्चंस पूछते हो ना, तो उनकी क्लास में भी एक दिन क्या हुआ, एक बच्चे ने एक क्वेश्चन किया टीचर से। तो टीचर जो था उस बात के हल ना बता सका, मतलब उस समस्या का समाधान ना कर सका। तो इस पर रमण ने क्या किया, आइए देखते हैं। रमण ने उसकी पूर्ण व्याख्या कर दी और उस पर एक मौलिक निबंध लिखा। बच्चों व्याख्या क्या होता है? पूरा एक्सप्लेनेशन, और मौलिक मतलब स्वयं लिखा हुआ। तो रमण ने उसकी पूरी व्याख्या कर दी, पूरा उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, और यहां तक कि उस पर एक ऐसे भी लिख डाला जो विलायत के एक पत्र में प्रकाशित हुआ, जो फॉरेन के एक न्यूज़पेपर में छपा। इस सफलता से उनका उत्साह और बढ़ा और सहपाठी तथा शिक्षक उनका विशेष आदर करने लगे। इससे क्या हुआ, उनका जोश और बढ़ गया और सभी उनके जो सहपाठी मतलब जो उनके क्लास फेलोज थे और उनके शिक्षक उनकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग गए। एमएससी की परीक्षा में रमण मद्रास विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आए। जब एमएससी की उन्होंने परीक्षा दी तो वो क्या आए? फर्स्ट आए। इस कारण उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति देकर विलायत भेजने की व्यवस्था हुई। इस कारण उन्हें क्या किया गया? उन्हें स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिली और फॉरेन भेजने की भी व्यवस्था हुई। किंतु अस्वस्थता के कारण डॉक्टर ने उन्हें विलायत जाने की स्वीकृति नहीं दी। अस्वस्थता मतलब बीमार रहने के कारण डॉक्टर ने उनको फॉरेन जाने की परमिशन नहीं दी। उच्च शिक्षा समाप्त कर लेने पर आगे अध्ययन का कोई मार्ग न रहने पर रमण को विवश होकर आय व्यय भाग में अधिकारी पद पर कार्य करना पड़ा। इतनी हाई एजुकेशन ले लेने के बाद भी रमन को क्या हुआ? रमन को और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, तो उन्हें मजबूर होकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सर्विस करनी पड़ी। आय व्यय विभाग में नौकरी कर लेने पर भी रमन का विज्ञान, प्रेम विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करता रहा। अब बच्चों उन्होंने सर्विस तो कर ली इनकम टैक्स में, लेकिन जो उनका अंदर से उनके क्या आता था कि वो कुछ अधूरे हैं। तो उन किस बात के लिए उनको अधूरा लगता था? विज्ञान के क्षेत्र में। उनको हमेशा यही लगता रहता था कि मैं विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करूं। उसके लिए वे कोई मार्ग ही ढूंढ रहे थे कि उन्हें कोलकाता में स्थापित इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंस नामक संस्था का पता चला। अब वो कोई रास्ता ही ढूंढ रहे थे कि मुझे विज्ञान के क्षेत्र में कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। तो उन्हें किस चीज का पता चल गया?
कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंस नामक संस्था का पता चला। अवकाश के समय वे वहां वैज्ञानिक प्रयोग करते थे। अवकाश के समय मतलब जब उनकी छुट्टी होती थी तो वो वहां कोई ना कोई अपना साइंस का एक्सपेरिमेंट करते थे। जैसे आजकल भी आप देख रहे हैं ना, हमारे कोरोना पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो ऐसे चंद्रशेखर भी वहां पे कोई ना कोई अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते। उन दिनों कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के पद के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा था। कोलकाता विश्वविद्यालय के यशस्वी उपकुलपति सर आशुतोष मुखर्जी का ध्यान रमन की ओर गया। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने विश्वविद्यालय में उन्हें प्रोफेसर नियुक्त करना चाहा। बच्चों, प्रोफेसर क्या होता है? जैसे हम लोगों के यहाँ टीचर्स होते हैं ना स्कूल में, ऐसी यूनिवर्सिटीज वगैरह में प्रोफेसर्स होते हैं। उपयुक्त मतलब ठीक, उपकुलपति मतलब वाइस चांसलर, हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, और प्रतिभा मतलब टैलेंट। तो बच्चों, उस टाइम कोलकाता की यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रोफेसर भौतिक विज्ञान के लिए, फिजिक्स के लिए कोई भी अच्छा प्रोफेसर नहीं मिल रहा था। तो वहां के जो हेड थे सर आशुतोष मुखर्जी ने रमन के टैलेंट को देखकर वहां का उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नियुक्त करना चाहा। उनकी प्रार्थना पर रमन ने सरकारी नौकरी के अधिक वेतन और भविष्य की उन्नति के लोभ को छोड़कर विज्ञान की सेवा करना स्वीकार कर लिया और वे भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। बच्चों, लोभ क्या होता है? लालच। तो रमन ने वहां के वाइस चांसलर की रिक्वेस्ट पर क्या किया? अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया और फ्यूचर प्रोग्रेस के लालच को भी छोड़कर वहां किसी भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हो गए। प्रोफेसर रमन की आरंभ से ध्वनि के संबंध में रुचि थी और उन्होंने इस संबंध में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें की। इन खोजों ने इनका नाम वैज्ञानिक जगत में उज्जवल किया। सन 1923 में इन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य नियुक्त किया गया, जो बहुत ही बड़ी प्रतिष्ठा की बात। शुरू से ही रमन का इंटरेस्ट किसमें था बच्चों? ध्वनि में था। तो उन्होंने ध्वनि के ऊपर बहुत सारे इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस किए और इससे क्या हुआ? उनका विज्ञान की दुनिया में बहुत नाम हुआ और इससे और उनको क्या लाभ हुआ? इससे सन 1923 में उनको लंदन की रॉयल सोसाइटी का मेंबर बना लिया गया, जो एक बहुत ही बड़े सम्मान की बात थी। विदेशी वैज्ञानिक भारतीय वाद्यों को वैज्ञानिक दृष्टि से ही समझते थे। प्रोफेसर रमन ने वीणा, मृदंग, तबला आदि वाद्यों की ध्वनियों का विस्तृत अध्ययन करके दिखा दिया कि ये बाजे भी ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। वाद्यों क्या होता है बच्चों? जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे हारमोनियम, तबला, ये सब हमारे वाद्य क्या हैं? वाद्य यंत्र हैं। ठीक है। तो जो फॉरेन के साइंटिस्ट थे वो हमारे इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को, तबला, वीणा, इन सबको बड़ी हे दृष्टि मतलब तुच्छ दृष्टि से देखते थे, वो उनको अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन प्रोफेसर रमन ने क्या किया? रमन ने ये सिद्ध कर दिया, अपनी खोजों के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि हमारे भी जो ये वीणा, मृदंग, तबला है, ये बहुत अच्छे हैं, ध्वनि की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। सन 1928 में रमन ने प्रकाश के विकिरण के संबंध में खोज की, जो एक महत्वपूर्ण खोज मानी जाती थी। इसे रमन प्रभाव कहते हैं। विकिरण क्या होता है बच्चों? रेडिएशन। तो रमन ने 1928 में इस विकिरण के संबंध में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट खोज की। उसे ही हम क्या कहते हैं? रमन प्रभाव। इस खोज में बताया गया है
जब एक रंगी प्रकाश की किरण किसी पारदर्शक पदार्थ से गुजरती है तब उस किरण का कुछ भाग रास्ते में फैल जाता है। इस कारण ये दूसरा रंग प्रारंभिक रंग से भिन्न होता है। इस आविष्कार से भौतिक और रसायन के अध्ययन में बड़ी सहायता मिली है। जो पारदर्शक का क्या अर्थ होता है? जिसके आर पार देखा जा सके, यानी कि ट्रांसपेरेंट। तो विकिरण क्या होता है बच्चों? विकिरण वो होता है जब कोई लाइट किसी पारदर्शी मीन्स ट्रांसपेरेंट वस्तु पर पड़ती है तो उसकी किरणों का कुछ भाग इधर उधर फैल जाता है। तो जब उसकी किरणों का कुछ भाग फैलता है तो उसका पहला रंग दूसरे रंग से अलग होता है। तो बच्चों, इस रमन का ये आविष्कार भौतिक विज्ञान में और रसायन विज्ञान में, रसायन मतलब केमिस्ट्री में, बहुत बड़ा आविष्कार माना गया। रमन प्रभाव की खोज करने पर वे नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए। पुरस्कृत बच्चों, इनाम मिलना यानी कि रिवॉर्ड मिलना। तो बच्चों, इसी कारण रमन को ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। चंद्रशेखर रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की घोषणा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर प्रत्येक भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। बच्चों, जाहिर सी बात है ना, जब हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान मिलेगा तो हमें भी बड़ा गर्व होगा ना। तो ऐसे ही जब ये पता चला समाचार पत्रों के द्वारा कि चंद्रशेखर जी को ये नोबेल पुरस्कार मिल रहा है तो ये समाचार पढ़कर हम सब भारतीयों का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। सन 1932 में कोलकाता विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करके डॉक्टर रमन बेंगलुरु के विख्यात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का संचालन करने लगे। इस महान वैज्ञानिक का देहांत 21 नवंबर 1970 को हो गया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, सच्चा वैज्ञानिक देश, राष्ट्र और जाति की सीमाओं से बंधा नहीं होता। वह अपनी वैज्ञानिक खोजों से मानव मात्र का कल्याण करना चाहता है। बच्चों, विख्यात मतलब प्रसिद्ध, कल्याण मतलब भलाई और संचालन मतलब चलाना। तो बच्चों, सन 1932 में कोलकाता विश्वविद्यालय से रिटायर होने के बाद वह बेंगलुरु के एक प्रसिद्ध इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को चलाने लगे और इन महान वैज्ञानिक का देहांत ये हमें हमेशा के लिए 21 नवंबर 1970 को छोड़कर चले गए। बच्चों, इनका देहांत हो गया। बच्चों, एक जो सच्चा वैज्ञानिक होता है ना, वो अपने लिए काम नहीं करता, किसी भी सीमा में बंधकर काम नहीं करता है ना। वो अपनी खोजों के द्वारा पूरी दुनिया की भलाई करना चाहता है। वो अपने लिए ही नहीं सोचते खाली। तो बच्चों, इस प्रकार सीवी रमन जी का संपूर्ण व्यक्तित्व और जीवन हम सभी के लिए क्या है? प्रेरणादायक है। ये हमें शिक्षा देते हैं कि साधारण होते हुए भी अपनी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से सभी ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, किया जा सकता है ना प्राप्त। अगर आपके अंदर पूरी लगन है, जोश है, तो आप भी हर काम को बड़ी अच्छे से कर सकते हो। तो बच्चों, अब इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसके पढ़ने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।